हेलो एस्पेरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली होगी। और जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप लोग भी जल्द से जल्द आवेदन कर लें, क्योंकि अंत समय में आवेदन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी संदर्भ में हम बिहार एसएससी और बिहार दरोगा एग्ज़ाम के जीके जीएस के संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और एक प्रश्न से कई सारे फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, स्थानांतरितशील कृषि को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं चेना, लेदांग, कुरुवा या फिर कुमारी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चेना। अब यहाँ से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि श्रीलंका में स्थानांतरितशील कृषि को चेना कहा जाता है, इसी प्रकार इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लेदांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुरुवा तो आप लोग याद रखना एमपी में और झारखंड में, ठीक है, एमपी और झारखंड के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के भी क्षेत्रों में, ठीक है, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट और केरल के क्षेत्रों में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखना आप लोग, श्रीलंका में चेना, लेदांग जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्रों में कहा जाता है। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट और केरल के क्षेत्रों में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद और याद रखना है आप लोगों को कि पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झूम कृषि के नाम से कहाँ जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत में। और एक याद रखना आप लोग, रोडेशिया में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे और इन सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि और रोडेशिया में मिल्पा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल या फिर कीटोन्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीटोन्स। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है तो होता क्या है कि उसके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ख़त्म हो या समाप्त हो गई होती है, ठीक है। तो ऐसे में शरीर क्या करता है, अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शरीर में जो संचित वसा होता है उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। दरअसल जब वसा का उपापचय होता है, ठीक है ना, जब वसा का उपापचय होता है तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि कीटोन्स का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जब वसा का उपापचय होता है तो क्या होता है, कीटोन्स का उत्पादन होता है और कीटोन्स का उत्पादन इतना अधिक होने लगता है जिससे क्या होता है कि रक्त में कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और रक्त में कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये फिर कीटोन्स क्या होते हैं कि किडनी द्वारा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखोगे, क्या होता है, शरीर में जब ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर संचित में वसा जो होता है, शरीर में जो संचित वसा होता है उसका उपयोग करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर में कीटोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है रक्त में और फिर ये किडनी के माध्यम से किडनी द्वारा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक पॉइंट याद रखना कि
1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से, ठीक है ना, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है 5+3+3+2, 5+3+3+4, 5+3+2+2 या फिर 5+2+3+2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी इसकी 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। 29 जुलाई को एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2020 को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मसौदा तैयार किया था वो किसने किया था? तो इसका जो मसौदा तैयार किया गया था वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है ना, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा तैयार किया गया था, ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखना कि स्वतंत्र भारत का यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ इसके बाद जो पहला शिक्षा नीति आया था वो आया था 1986 में, ठीक है। और इसी 1986 के तहत एक चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कई बार पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका आप पीरियड याद रखना 1986 टू 1987, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं, जैसे कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसे हम लोग हिंदी में सकल नामांकन अनुपात कहते हैं, उसे 100% करने का लक्ष्य है। 2030 तक GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य है। इसके बाद GDP का 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हो गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, और यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन सा स्कंदित नहीं होगा? आपके ऑप्शन हैं रक्त सीरम, रक्त प्लाज्मा, पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त या फिर पल्मोनरी शिरा का रक्त। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दरअसल इसमें से जो स्कंदित नहीं होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, रक्त सीरम। अब रक्त सीरम क्यों स्कंदित नहीं होगा? क्योंकि रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजेन होता है ना, फाइब्रिनोजेन, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो फाइब्रिनोजेन जैसे कारक जो होते हैं उसका अभाव होता है रक्त सीरम में, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग याद रखना ये जो रक्त प्लाज्मा है ये एक पारदर्शी, ठीक है, और भूरे रंग का, कलर में कैसा होता है, ये भूरे रंग का तरल भाग होता है, ठीक है ना। तो ये पारदर्शी होता है और भूरे रंग का एक तरल भाग होता है, और इसमें फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि रक्त प्लाज्मा जो होता है इसकी अवधि की बात करें कि आखिर इसे कब तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो लगभग 10 सालों तक हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि रक्त सीरम का जो अवधि होता है या जीवन काल हम बोल सकते हैं वो काफ़ी कम होता है। जब रक्त के थक्का बनने की बात आई तो आप लोग याद रखना रक्त के थक्का बनने में 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब ये 4 चीज़ कौन कौन से हैं ये भी आप लोग देखो। इसमें 2 प्रोटीन का कार्य होता है, ठीक है, ज़रूरत होती है, 2 प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 1
विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और एक जो है वो आपको याद रखना है मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इतना याद रखोगे आप लोग, 2 प्रोटीन, 1 विटामिन और 1 मिनरल्स। अब मैं एक एक करके सबका नाम बताता हूँ। जब पहले हम प्रोटीन की बात करें, 2 प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। आई थिंक ये सब पॉइंट्स आप पहली बार देख रहे होंगे। प्रोथ्रोम्बिन और एक हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये 2 प्रोटीन हो गए, आप लोग नोट कर लेंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इसके बाद जब हम एक विटामिन की बात करें तो ये आप सब जानते होंगे, विटामिन के, विटामिन के। और जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स में आप लोग याद रखना कौन सा, कैल्शियम, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो रक्त का थक्का बनने में 2 प्रोटीन, 1 विटामिन, 1 मिनरल्स। प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, और विटामिन की बात करें तो विटामिन के और मिनरल्स में कैल्शियम। इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 22 मई को, ठीक है। अब हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब से मनाया जाता है, तो इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा 1993 यानी 1993 से मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ने 2011 से 20 तक के डिकेड को यानी कि दशक को, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का दशक घोषित किया था। ये भी आप लोग अपने नोट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि 2011 से 20 को यूनाइटेड नेशन ने जैव विविधता दशक घोषित किया था, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट है कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है। तो जैव विविधता का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है E.O. विल्सन को, ठीक है। जैव विविधता का जनक कहा जाता है E.O. विल्सन को। इसके बाद आप लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 21 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसके बाद 23 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस। 21 मार्च को अगर आप लोग नोट करना चाहें तो एक और नोट कर सकते हैं, विश्व कविता दिवस, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग लिख सकते हैं, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने देखा है इस प्रश्न से इतने सारे पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। आपको बताना है कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। आपके ऑप्शन हैं सेल्वास, डाउन्स, वेल्ड या फिर स्टेपी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वास। दरअसल सेल्वास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और इसमें याद रखना आप लोग कि ये अमेजन बेसिन क्षेत्र जो है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है ना। अमेजन बेसिन क्षेत्रों में सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। और एक चीज़ इससे याद रखना आप लोग कि इसे हाथी घास भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाया जाएगा और इसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे डाउन्स की बात करें तो डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका के अंदर मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, साउथ अफ्रीका के अंदर मिलेगा। और कई बार प्रेयरी के बारे में पूछा जाता है, तो प्रेयरी घास के मैदान आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, खास करके यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक याद रखना, लानोज। लानोज जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको कोलंबिया और वेनेजुएला के देशों में, ठीक है। तो याद रखना है लानोज कहाँ पे, कोलंबिया और वेनेजुएला। इसके बाद इतना आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद एक पूछा जाता है कंपास, ठीक है। कंपोज भी कहीं कहीं लिखा रहता है।
तो कंपास आपको ब्राज़ील के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक होता है पंपास। तो पंपास आपको कहाँ पे मिलेगा? मेनली अर्जेंटीना ऑप्शन में रहता है, परंतु इसका विस्तार जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के क्षेत्रों में भी है, ठीक है। वैसे ऑप्शन में ज़्यादातर अर्जेंटीना ही दिया रहता है, ठीक है। वैसे आप लोग जान ले, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के क्षेत्रों में भी पंपास घास के मैदानों का फैलाव है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और 3 द्वीपों का निर्माण भी करती है। बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ आगे जाकर पुनः मिल जाती है और 3 द्वीपों का भी निर्माण करती है। आपके ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी की सबसे पहले आप लोग लंबाई नोट कर लो, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद आप लोग इससे याद रखना कि इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को। इसके बाद आप लोग याद रखना कि कावेरी नदी जल विवाद है कुछ राज्यों के बीच, ठीक है। तो कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। एक तो कर्नाटक हो जाएगा, इसके बाद केरल हो जाएगा, इसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा और इसके बाद पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि कावेरी नदी जल विवाद के लिए एक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी किया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था, वो भी आप लोग याद रखना। उसका किया गया था 2 जून 1990 में, ठीक है। 2 जून 1990 में कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या फिर ब्रोमो यौगिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक, ठीक है। लहसुन और प्याज याद रखना है, लहसुन और प्याज जो हैं ये एक बीज पत्री के उदाहरण हैं, ठीक है। ये सब एक बीज पत्री हैं। इसके बाद ये लिलिएशी कुल के पौधे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना लहसुन और प्याज जो हैं ये लिलिएशी कुल के पौधे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग जब सल्फर यौगिक की बात आई तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, कृत्रिम रबर जो बनाया जाता है ना, तो कृत्रिम रबर बनाने में सल्फर यौगिक का यूज़ किया जाता है और इसे जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसे हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग वल्कनीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन सा है? तो सबसे पहले जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं यानी मौलिक अधिकार की, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, ठीक है। इसमें अस्पृश्यता निषेध है। इसके बाद अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों के अंत से संबंधित है, ठीक है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में जो है वो बालात श्रम को निषेध किया गया है, साथ ही मानव व्यापार जो है इसे दंडनीय अपराध बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 24 जो है ये आपके अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो यानी कि हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था?
पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है जी मिडल द्वारा, ए लेविस द्वारा, आर नर्कसे द्वारा या फिर ए सैम्यूल्सन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जी मिडल द्वारा। दरअसल क्या हुआ था कि 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी, ठीक है। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, परंतु 1977 में क्या हुआ कि जनता दल की सरकार बनी। इन्होंने क्या किया कि जो पूर्व में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसे समाप्त करके वहाँ पे एक रोलिंग प्लान लाया, ठीक है। और ये रोलिंग प्लान जो है ये 1980 से 1980 तक चला, ठीक है। पुनः 1980 में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बनी और इन्होंने रोलिंग प्लान को समाप्त करके फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इतना आप लोग जान लो, ठीक है। तो रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के जो संपादक थे वो कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिखाजी कामा। जब हम लोग मैडम भिखाजी कामा की बात करें तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का मतलब जो था इसका कब से प्रारंभ किया था प्रकाशन? तो वो किया था 1909 में। कहाँ से किया था? तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये पेरिस से किया था। 1909 में पेरिस से इन्होंने इसका प्रकाशन आरंभ किया था, ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखना, इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। उसके बाद एक याद रखना आप लोग, एक प्रश्न पूछा जाता है कि विदेश में झंडा फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो वो भी मैडम भिखाजी कामा थी, ठीक है। तो विदेशों में झंडा फहराने वाली प्रथम भारतीय, ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखना एक चीज, वाली पहली भारतीय थी ये, इतना आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद इनसे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे झंडा फहराया था ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। स्टुटगार्ट में फहराया था, ठीक है ना। और स्टुटगार्ट कहाँ पे है? तो ये है जर्मनी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग श्यामजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। लाला हरदयाल 1913 गदर पार्टी से संबंधित हैं, यानी गदर दल से संबंधित हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? बताइए, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू जो किया था वो किसने किया था? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे पूरा करने का श्रेय जो जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दास, गुलाम या दामाद, जो भी बोलो आप, इल्तुतमिश। तो इसका निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? तो पूरा किया इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने। और याद रखना, सिकंदर लोदी ने इसका मरम्मत कार्य करवाया था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना, मरम्मत सिकंदर लोदी ने भी करवाया था। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये पल्लव वंश से संबंधित है, ठीक है। किस वंश से हैं? पल्लव वंश के हैं। इन्होंने कुछ उपाधि भी धारण की थी, जैसे कि इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, एक वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी और एक महामल्ल की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने, ठीक है। तो
तो महामल्ल और वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद जब हम रथ मंदिर की बात करें तो रथ मंदिर को एकाश्म मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद इसे तट मंदिर भी कहा जाता है और इसके बाद इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, सप्त पैगोडा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु? तो बताइए कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। दरअसल अद्वैत दर्शन के संस्थापक के साथ साथ इन्होंने मायावाद का भी खंडन किया था, ठीक है, तो इन्होंने मायावाद का भी खंडन किया। इसके बाद रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादक हैं या संस्थापक हैं ये, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? वो है रामानुजाचार्य। माधवाचार्य जो हैं ये कौन है? तो ये हैं द्वैतवाद के, ठीक है। माधवाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद के संस्थापक हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं इन्होंने भेदभाव के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है, भेदभाव के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। भेदभाव के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा की संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है तारापुर ऊर्जा संयंत्र। इसके बाद इसे अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है रावत भाटा के बारे में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान के अंदर। और इसे किसके सहयोग से बनवाया गया था? तो इसे बनवाया गया था कनाडा के सहयोग से, ठीक है। इसके बाद एक पूछा जाता है कूडनकुलम। तो कूडनकुलम के बारे में आप लोग जान लो। कूडनकुलम कहाँ पे है? तो यह है तमिलनाडु के अंदर। और इसे किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था रूस के सहयोग से, ठीक है। एक आप लोग याद रखना नरौरा भी बहुत बार पूछा जाता है। तो नरौरा कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति तब पैदा हो जाती है जब परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछ दिया जाता है। तो इस वीडियो के बाद आप लोगों का यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग और एक क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग। तो देखिए सबसे पहले आयोग बना, परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना? 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना? 1948 में। और इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना होती है 1944 में। तो आप लोग ऐसे याद रखना, पहले आया आयोग, उसके बाद बना विभाग, ठीक है ना। तो परमाणु ऊर्जा आयोग पूछे तो 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग पूछे तो 1954। आई थिंक इसके बाद ये कन्फ्यूज़न अब आप लोगों में नहीं रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में जीके और जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और ये नंबर में 15 क्वेश्चंस ज़रूर हैं, परंतु यदि हम देखें इसके संबंधित फैक्ट्स को तो ये 50 से 60 प्रश्नों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप लोग इस सीरीज़ को पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसमें प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।